हेलो, आई एम हितेश शेखावत, अ React.js डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेकटेक। आज हमारा जो 7 सेशन रहेगा वो रहेगा कि फ्रंट एंड के ऊपर हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं। मतलब जो रिएक्ट में और जो हमारा ट्रेडिशनल वे था CSS लिखने का, हमारी जो स्टाइलिंग करने का वेबसाइट का, वो किस तरीके से हम रिएक्ट में भी कर सकते हैं, लॉजिक बेस्ड कंपोनेंट्स पे कैसे कर सकते हैं, या फिर जो हमारी CSS जो जावास्क्रिप्ट में होती है लाइब्रेरीज के थ्रू, उनसे कैसे कर सकते हैं, उनके प्रॉज कॉन्स क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। अब जो पॉइंट आता है वो है कि React.js के अंदर जो स्टाइलिंग होती है वो बाकी चीज़ों से डिफरेंट क्यों होती है। क्योंकि ट्रेडिशनल वे में क्या करते थे हम कि हमारी जो CSS की फ़ाइल है उसको इंपोर्ट करा के हम डायरेक्टली उसके अंदर जो वेरिएबल्स के अंदर हमने CSS यूज़ कर रखी है उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन करते, उसके अंदर डायरेक्टली यूज़ कर लेते थे। लेकिन रिएक्ट में क्या होता है, हम क्या कंपोनेंट के अंदर लॉजिक बेस्ड डिज़ाइन, मतलब कंपोनेंट को क्या है रीयूज़ करते रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें जो स्टाइलिंग चाहिए वो हर प्लेस पे थोड़ी डिफरेंट चाहिए, कि कहीं पे कुछ अलग होना चाहिए लेकिन वहाँ पे वो चीज़ डिफ़र नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो उनके अंदर React.js के अंदर स्टाइलिंग कैसे अलग होती है उसके बारे में समझते हैं। कि पहला तो ये है कि अगर मैं कोई CSS फाइल के अंदर स्टाइलिंग अगर कर देता हूँ, अगर मैं उस फाइल से मतलब उसकी ही नेमिंग कॉन्फ़िगरेशन से अगर मैं दूसरी फाइल के अंदर CSS ले रहा हूँ और वो अगर कहीं पे यूज़ हो रही है तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स करेंगी। जैसे अगर मैं एक फाइल के अंदर इंपॉर्टेंट लगा के सेम CSS, मतलब सेम जो प्रॉपर्टी होती है CSS की, वो कहीं यूज़ ले रहा हूँ, अगर उसको अगर मतलब उसी वेरिएबल के नेम से अगर मैं दूसरी फाइल में वेरिएबल बना रखा है, जब तक हम सिर्फ CSS फाइल लेके यूज़ में ले रहे हैं जब, तो वो क्या है नेमिंग कॉन्फिग आ जाती है। और एक भी जगह अगर मैंने इम्पोर्ट नाम से जो आता है CSS के अंदर, जिससे हमारी स्टाइलिंग कंफर्म वो हो जाती है कि वो प्रायोरिटी पे रहता है इंपॉर्टेंट लगाने से, तो वो वाली जो CSS है वो भी कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है। तो अब जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो CSS फाइल के अकॉर्डिंग जो रहती हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जितनी ज़्यादा फाइल्स होंगी, जितनी ज़्यादा स्क्रीन्स होंगी, उतनी ज़्यादा ही हमारे पास CSS फाइल्स होंगी। .css फाइल्स अगर हम यूज़ ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नेमिंग कॉन्फिग करेंगी, कौन से कंपोनेंट पे कौन सी स्टाइलिंग यूज़ में हो रही है, क्योंकि वेरिएबल सेम यूज़ में ले लिया हमने। क्योंकि ऐसा होता है कि सेम चीज़ें हो जाती हैं, अलग फाइल के अंदर सेम CSS है, अलग फाइल के अंदर दूसरी CSS है, लेकिन अगर वेरिएबल सेम हो जाता है तो वो नेमिंग कॉन्फिग कर जाती है वहाँ पे, तो ये एक दूसरे को ओवरराइड करने लग जाती हैं CSS। और जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं ये चीज़ें समझने में कि कौन सी स्टाइलिंग हमारी यूज़ हो रही है। तो रिएक्ट का जो मतलब कंपोनेंट बेस के अंदर किस तरीके से स्टाइलिंग करते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कि जैसे लॉजिकली अगर हमें कोई CSS लगानी है तो वो किस तरीके से लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो रिएक्ट के अंदर कैसे ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं उनके बारे में समझते हैं। अब आती है कि हमारे अप्रोचेस क्या रहते हैं स्टाइलिंग करने के, कि React.js के अंदर या फिर कैसे भी, कि हमारे जो अप्रोचेस रहेंगे वो कैसे रहेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टाइलिंग करने के। तो हमारा पहला अप्रोच रहता है SCSS एंड CSS का। ये रहते हैं हमारे ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग, क्योंकि SCSS क्या होता है, ये CSS का प्री प्रोसेसर होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो फंक्शंस हैं जो हम CSS के अंदर कस्टम बनाते हैं, तो वो हमारे SCSS के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे हमें कोई मीडिया क्वेरी लगानी है तो हमें LG XM और इनका अलग से हमें ब्लॉक मिल जाता है, जिसके अंदर हम डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं इंक्लूड्स लगा के, तो वो रेस्पॉन्सिव के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जो हमारी CSS है उसके अंदर हम मीडिया क्वेरी लगानी होती है कि भाई इस पिक्सल के ऊपर ये चीज़ रहती है, तो हम क्या है SCSS और CSS यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईजिली स्टार्टेड हो जाती है, हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई और चीज़ मतलब कोई CDN लगाने की नीड नहीं है, ये डायरेक्टली ईजी टू स्टार्ट है। और लेकिन इनके प्रोज यही होता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, क्योंकि हम शुरू से इन चीज़ों को पढ़ते आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं चीज़ें। हमें इतना ज़्यादा माइंड को इतना ज़्यादा डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों को यूज़ करते टाइम। अब कॉन्स क्या रहता है इनका, रहता है ग्लोबल स्कोप, पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जो नेमिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है उनकी बात कर रहे हैं कि जैसे अब मैंने कोई CSS फाइल है, वो मैंने स्टार्टिंग इनिशियल होते ही मैंने वहाँ पे रेंडर करवा दी, लेकिन अगर मैं पेज जैसे चेंज कर रहा हूँ या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है कि जैसे नेमिंग कॉन्फ़िग आ जाता है उनके अंदर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगी। तो ये अधिकतर होता है CSS और SCSS के अंदर। जो हमारी सेकंड अप्रोच रहता है वो रहता है CSS इन जावास्क्रिप्ट, मतलब किसी भी पैकेज के थ्रू, जैसे स्टाइल कंपोनेंट्स या इमोशंस हो गए, उनकी हेल्प से अगर हम स्टाइलिंग करते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन इसके भी अपने प्रॉज और इसके भी अपने कॉन्स होते हैं। प्रॉज ये रहता है कि डायनेमिक स्टाइलिंग रहेगी कंपोनेंट्स के ऊपर। हम JS के अंदर अगर हम स्टाइलिंग कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बात है हम लॉजिकली भी उसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं।
लेकिन जो कॉन्स रहता है वो रहता है कि ये लाइब्रेरी डिपेंडेंसी है, ये मतलब जो हमारा परफॉर्मेंस रहता है उसको ओवरराइड कर देता है। अब बात करते हैं CSS मॉड्यूल्स के बारे में। CSS मॉड्यूल्स होती क्या है, मतलब अगर हम CSS मतलब जो भी हमारी CSS की फाइल है उसका नाम .module.css लिख देते हैं तो ये हमें किस तरीके से हेल्पफुल रहती है। और ज़्यादातर देखा जाए कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम मॉड्यूल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि नेमिंग कॉन्फ़िग सेपरेट हो जाती है, हर चीज़ इसकी सेपरेट हो जाएगी। जैसे मैं अगर कैलकुलेटर के लिए कोई CSS बना रहा हूँ तो calculator.module.css, तो वो जो पर्टिकुलर फाइल है वो सिर्फ वहीं के लिए यूज़ होगी जहाँ वो इम्पोर्ट हुई है, उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो दूसरी जगह कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करेंगी। तो ये क्या करता है कि हाँ, नॉर्मल CSS लिखनी है, इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली नहीं लिखना होता कुछ भी, जो हमारी नॉर्मल CSS जैसे चलती है, SCSS जैसे चलती है, उस अकॉर्डिंग ही ये भी हमारे पास सेम सिंटेक्स इसका रहता है। ये काम कैसे करती है कि मैंने एक button.module.css का एक फाइल बनाई जिसके अंदर मैंने बटन का जो भी बटन की प्रॉपर्टी थी वो मैंने दे दी। फिर हम इस मॉड्यूल को जो हमारी बटन का जो कंपोनेंट है उसके अंदर इंपोर्ट करा लेंगे, और हमें जो वेरिएबल चाहिए, जैसे यहाँ पे btn नाम से .btn नाम से वेरिएबल बना रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट styles.btn करके यूज़ कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉड्यूल जो है वो एक वेरिएबल रिटर्न करता है स्टाइल्स के नाम से। तो वहाँ से मैंने स्टाइल्स के अंदर मैंने CSS को कॉल करवाया, मैंने यहाँ पे कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं दिया, इसके अंदर है जो भी है। तो स्टाइल्स के नाम से मैंने जो मॉड्यूल है मेरी उसको कॉल कराया और उसको डायरेक्टली मैंने बटन के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो जो मेरी CSS है वो डायरेक्टली इसके अंदर अप्लाई हो गई। दिस अप्रोच एलिमिनेट्स नेम कॉलिजन्स, क्लैरिफाई डिपेंडेंसी एंड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी। मतलब ये क्या करेगा कि जो नेमिंग कॉन्फ्लिकेशंस आई उनको रिजॉल्व कर दिया इसने, क्योंकि पर्टिकुलर फाइल के लिए पर्टिकुलर इंपोर्ट की जगह ये यूज़ में हो रहा है, तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगी। डिपेंडेंसी की कोई ओवरराइड नहीं करेगा परफॉर्मेंस को, क्योंकि हमने कोई डिपेंडेंसी इसमें सिर्फ हमने एक फाइल का जो एक्सटेंशन होता है हमने सिर्फ उसको चेंज किया है, module.css कर दिया उसको बस, बाकी जो हमारी कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल नहीं किया। तो ये क्या करेगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी वाला इशू था जो हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा था उसको भी रिजॉल्व कर देता है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक और कंडीशनल स्टाइलिंग के ऊपर, कि डायनेमिक और कंडीशनल स्टाइलिंग हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं इन चीज़ों को करने के, कि इनलाइन CSS हो गई, या फिर अगर मैं टेलविंड और बूटस्ट्रैप की बात करूं तो उनके हेल्प से, अगर क्योंकि उनमें हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो, क्योंकि बने बनाए वेरिएबल्स मिल जाते हैं जैसे SCSS के अंदर, उसमें अलग फाइल बनानी होती है, टेलविंड बूटस्ट्रैप में वैसे मिल जाती है। वो हम फर्दर आगे जो आने वाले सेशन है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारे जो कॉमन CSS है उसमें भी हम लॉजिकली कैसे यूज़ में ले सकते हैं। कि अपन कभी भी कोई भी जैसे module.css के मैंने कोई फाइल बनाई, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम किसी बटन के ऊपर अगर मल्टीपल CSS दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कलर वाइट हो, यहाँ पे कलर ब्लैक हो, सिर्फ साइज सेम है, बिल्कुल रेडियस वगैरह हर चीज़ सेम है, उनकी पोजीशन भी एब्सोल्यूट के थ्रू चेंज हो रही है, बस कलर कोड चेंज हो रहा है, तो उस कलर कोड को चेंज करने के लिए हमें अलग से वेरिएबल देना होगा या फिर इनलाइन CSS का हेल्प करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे 3 मेथड्स दे रखे हैं, कि एक है कंपोनेंट क्लासेस विद CSS मॉड्यूल, कि मैंने एक CSS मॉड्यूल बना लिया, उसके अंदर मैंने जो हमारी जो CSS है उसको मैंने क्रिएट कर दिया और उसको मैंने यूज़ कर लिया। सेकंड जो रहेगा अप्लाइंग इन कंपोनेंट, की कंपोनेंट में जो हमने CSS बनाई है उसको कैसे यूज़ करना है, डायनेमिकली या कंडीशनली। जो इनलाइन CSS है वो कैसे यूज़ में होती है उनके बारे में जानते हैं। कि पहले मैंने बनाया एक button.module.css जिसके अंदर एक वेरिएबल बनाया मैंने .button primary। अब इसमें 2 वेरिएबल हैं बटन वाले में, एक जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर बनाया था जिसके अंदर .button नाम से एक वेरिएबल था, अब ये है .button primary जिसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया डार्क ब्लू, बाकी जो उसके अंदर जो टेक्स्ट कलर था वो था वाइट। तो इन 2 CSS के अंदर मैंने डिफरेंस क्या किया है, सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है उसमें, मतलब उसमें एक और CSS थी उनकी। फिर मैंने इसको यूज़ लिया हमारे कंपोनेंट के अंदर, कि जो हमारी बटन क्लास है, जैसे मेरे पास इस प्राइमरी नाम से अगर कोई प्रॉप है वो ट्रू आ रहा है, तो जब वो ट्रू आएगा तब मेरे को दिखाना है कि वो प्राइमरी बटन है, तो मतलब इस पर CSS कौन सी वाली लगेगी, प्राइमरी वाली, नहीं तो नहीं लगेगी। मतलब बटन की जो CSS है वो तो लगेगी,
लेकिन उसके साथ में अगर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है तो वो वाली CSS भी इसके अंदर अप्लाई होगी। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया, जो हमारे बैकटिक्स होते हैं उनका। ये इस प्राइमरी अगर ट्रू होता है तो बैकटिक के अंदर मैंने स्टाइल्स डॉट बटन का एक वेरिएबल है उसको लगा दिया, साथ में स्टाइल्स डॉट बटन प्राइमरी को लगा दिया। मतलब इन बैकटिक क्या करता है कि जो मल्टीपल लाइंस के अंदर हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं या फिर डायनेमिक स्ट्रिंग लिख सकते हैं उसके अंदर। अगर वो इस प्राइमरी ट्रू नहीं है तो हमारे सिर्फ स्टाइल्स डॉट btn, मतलब जो हमारा बटन वेरिएबल है btn वेरिएबल, सिर्फ उसकी CSS अप्लाई होगी। और इसको मैंने एक वेरिएबल में बटन क्लास नाम से एक वेरिएबल है उसके अंदर डिफाइन कर लिया, यूज़ कर लिया, और उसको मैंने हमारे जो क्लास नेम है उसमें लगा दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, हम लोगों ने दो वेरिएबल बनाए थे मॉड्यूल डॉट CSS के अंदर, उनको मैंने डायनेमिकली यूज़ किया। कब, अगर इस प्राइमरी ट्रू आ रहा है तो उसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी वाला जाएगा, बटन प्राइमरी वाला, वरना वो सिर्फ जो btn वेरिएबल वाला है सिर्फ वो वाली CSS पे अप्लाई होगी। थर्ड आता है इनलाइन स्टाइल्स, कि इनलाइन स्टाइल्स कैसे करते हैं हम, कि हमें एक स्टाइल टैग आता है, HTML में भी हमने उसको यूज़ किया बहुत बार, और अब React.js में भी हमने पहले की जो सेशंस हैं उसके अंदर मैंने उनको यूज़ किया था। तो जो स्टाइल टैग है उसी के अंदर मैं कलर्स डाल के और प्रॉप्स के थ्रू कोई भी कलर अगर मैं डिफाइन कर लूँगा तो मेरे जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो मेरी इनलाइन CSS है वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कलर कोड भी दे सकता हूँ। तो ये जो स्टाइल टैग है, स्टाइल एट्रीब्यूट है जो डिव का या फिर किसी भी HTML टैग का, उससे हम इनलाइन स्टाइल्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी जो UI की कंपोनेंट लाइब्रेरीज होती है उनके बारे में, कि बार बार हम स्क्रैच से क्यों बनाते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी प्री बिल्ड चीज़ें हैं, एक्सेसिबल हैं, और जो स्टाइल कंपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ा देती है, हमारे स्पीड और कंसिस्टेंसी रखते हैं हमारी स्टाइलिंग करने में। जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको भी काफ़ी स्पीड अप मिलता है, क्योंकि हम हर चीज़ स्क्रैच से नहीं बना रहे। हमारा जो क्या है, मतलब एक्चुअली क्या है, ये लाइब्रेरीज हैं वो प्री बिल्ट कंपोनेंट्स ही दे देती हैं हमें, कि हम मैनुअली कुछ भी मतलब क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बटन कंपोनेंट डायरेक्टली हमें लाइब्रेरी के थ्रू आ जाएगा, हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो इनका मतलब ये ऑफर क्या क्या करते हैं, पहले तो वो चीज़ समझते हैं कि पहले तो ये कलेक्शन ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स की, ये डायरेक्टली एक एक कंपोनेंट को कलेक्शन दे देते हैं, जैसे बटन्स, मॉडल्स, फॉर्म्स, डाटा टेबल्स, इन सब का हमें बार बार स्क्रैच से टेबल्स बनानी नहीं पड़ती, बटन्स वगैरह बनाने नहीं पड़ते। अब ये क्या करते हैं, अब जब हमारे पास स्क्रैच से कोई चीज़ बना नहीं रहे हम, तो हमारे पास में पहले से तो बनी हुई चीज़ें उनको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ होगा, वो बढ़ेगा, स्पीड उसकी बढ़ेगी। जहाँ मेरे को बटन बनाने में 5 मिनट लग रहे थे, वहाँ बटन सिर्फ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे एक बेनिफिशियल रहती है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक्सेलरेट हो जाता है। थर्ड रहता है कि कंसिस्टेंट डिज़ाइन सिस्टम अक्रॉस योर प्रोजेक्ट। अब हम जो कंपोनेंट्स के प्री बिल्ट है हम उसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सारी UI जो हमें वो सिमिलर दिखेगी, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से चलेगी कि बटन, जो बटन यहाँ है उसी टाइप का बटन हमें दूसरी जगह भी मिलेगा। अगर हम स्क्रैच से बनाते हैं तो माइनर सी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, पर बाद में उनको फिक्स करना होता है। लेकिन ये कंपोनेंट्स हैं, ये बने बनाए मिलते हैं, तो इनकी जो स्टाइलिंग है इतना फ़र्क पड़ता नहीं है कि एक बार जो मैंने यूज़ कर लिया वही सेम चीज़ दूसरी जगह रहेगी। तो एक सिमेट्रिकल टाइप की UI इसके अंदर विजिबल होती है, तो ये एक बेनिफिट आ जाता है। पॉपुलर एग्जांपल्स जो रहते हैं इन UI के, एक रहता है मटेरियल UI। ये जो मटेरियल UI है ये हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें कंपोनेंट्स, आइकन्स, इनपुट्स या फिर ड्रॉप डाउन से लेके हर चीज़ हमें प्री बिल्ड मिल जाती है, और बहुत ईजी रहती है इसको यूज़ करने में। इसका सिर्फ एक इन पैकेजेस का सिर्फ एक नुकसान रहता है कि हमारे परफॉर्मेंस को ओवरहेड कर जाता है, क्योंकि लाइब्रेरीज है, बंडल्स हैं, तो उनको बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है SCSS की कंपैरिजन में। बाकी अगर हमें डेवलपमेंट इंक्रीज़ करना है उसका, तो जितनी जल्दी काम हो सके तो हम लोग प्रेफर करते हैं ये मटेरियल UI, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप, टेलविंड दोनों के साथ कंपेटेबल भी इजीली रहती है। अब कैसे यूज़ करें React.js के अंदर, उसकी बात करते हैं कि इसको पहले तो हमने बताया कि ये एक लाइब्रेरी है, तो पहले तो इसका npm पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, एंड मटेरियल UI, MUI, मटेरियल, इमोशन रिएक्ट एंड इमोशन स्टाइल, क्योंकि हम इसके साथ में CSS भी लिखेंगे, तो CSS जावास्क्रिप्ट में लिखने के लिए हमने इमोशन का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लिया, और उसकी स्टाइल का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लिया, मटेरियल पूरा इंस्टॉल कर लिया। इसके साथ में जो मेरे को नहीं भी चाहिए चीज़ें तो वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो हम पर्टिकुलर एक एक चीज़ को इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि
बड़ा प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, हमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ में लेनी पड़ सकती हैं, तो पूरा का पूरा एक पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं उस टाइम पे। फिर हम जो कंपोनेंट है उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट बटन फ्रॉम MUI मटेरियल बटन, स्लैश बटन लगाया है तो वो बटन से आएगा, स्लैश मतलब जो भी चीज़ हम लगाएंगे वो MUI मटेरियल स्लैश के बाद में लगाएंगे। अब ड्रॉप डाउन करता हूँ तो ड्रॉप डाउन, डायलॉग बॉक्स करता हूँ तो बटन की जगह डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे बटन है तो बटन मतलब सेम नेम रहना चाहिए यहाँ पे जो इंपोर्ट का जो वेरिएबल है उसमें और जो हमारे पैकेज से करवा रहे हैं वहाँ पे दोनों में सेम नाम होना चाहिए। नेम कॉन्फ़िग मतलब वो पैकेज फिर इंस्टॉल मतलब वो जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट नहीं होगा। हमारे ऐप के अंदर कैसे यूज़ करना है, जैसे हम नॉर्मल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं उसी तरीके से इसके अंदर यूज़ करना है। इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चिल्ड्रन लगा के भी, मतलब इसके अंदर अगर हम कोई चिल्ड्रन वगैरह भी पास ऑन करेंगे तो वो सेम तरीके से काम करेगा। और इसके अंदर हम डायरेक्टली अगर एट्रीब्यूट के अंदर भी दे देते हैं, प्रॉप्स के थ्रू भी अगर इसके अंदर कुछ भेज देते हैं तो उस तरीके से भी काम करेगा। तो दोनों तरीके से ये काम करता है। वेरिएंट चेंज कर सकते हैं अपन, वेरिएंट नाम से एक प्रॉप्स आता है, उसको अगर हम डिफरेंट देंगे जैसे कंटेन, आउटलाइन और टेक्स्ट, तो ये उस अकॉर्डिंग काम करेगा। तो बटन के हिसाब से मतलब जैसे हमने यूज़ लिया तो हमने बटन से समझा है, और भी चीज़ें होती हैं। जब हम इसके मटेरियल UI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वो काफ़ी चीज़ें और भी प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं चूजिंग स्टाइलिंग अप्रोच कि हमें प्लेन CSS हमने पढ़ ली, CSS इन जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ ली, UI हमने पढ़ ली कि UI जो कि जो लाइब्रेरीज रहती हैं मटेरियल UI जैसे, तो उनका भी बारे में हमने पढ़ लिया। तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि जो CSS मॉड्यूल जो प्लेन CSS है पहले तो वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में या फिर जो लेगेसी इंटीग्रेशंस होती है उनके अंदर, मतलब जितना ज़्यादा सिंपल प्रोजेक्ट रहेगा, जितना ज़्यादा क्लियर प्रोजेक्ट रहेगा उसके अंदर हम प्लेन CSS को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेमिंग कॉन्फ़िग वगैरह ये सब इश्यूज आएंगे तो बड़े आसानी से हैंडल भी हो सकते हैं। वो बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे तो मल्टीपल जगह कुछ गलत हो जाएगा या फिर UI चेंज हो जाएगी, तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। इस वजह से हम प्लेन CSS को सिर्फ स्मॉल प्रोजेक्ट्स में ही रखते हैं। CSS मॉड्यूल अधिकतर छोटे से बड़े प्रोजेक्ट सबके अंदर यूज़ में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ में लेते हैं, क्योंकि कई बार कस्टम डिज़ाइन चाहिए होती है तो उसके लिए भी हम CSS मॉड्यूल ही काम में लेते हैं। लोकली स्कोप रहते हैं और प्रिवेंट करता है हमें क्लैशेस को, क्योंकि जो CSS की जो क्लैशेस होती हैं उनको प्रिवेंट करता है ये। इस वजह से हम CSS मॉड्यूल्स किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है ये। CSS इन जावास्क्रिप्ट। अब बात आती है जैसे मैंने बताया था आपको कि स्टाइल कंपोनेंट्स हो गए या इमोशंस हो गए, इनसे हम जो स्टाइलिंग करते हैं रिएक्ट के अंदर, उनकी बात करते हैं कि ये कंफर्टेबल रहती है काफ़ी ज़्यादा, कि हमें जावास्क्रिप्ट है जैसे जैसे हम लॉजिक्स लिखेंगे उसी अकॉर्डिंग ये काम करेगी, कि हमें अलग से इंपोर्ट वगैरह करके ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली इसके अंदर लॉजिकली भी हमारी CSS को अप्लाई कर सकते हैं। टीम्स कंफर्टेबल विद जावास्क्रिप्ट एंड पावरफुल डायनेमिक स्टाइलिंग। तो डायनेमिक स्टाइलिंग हम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट से हम फेमिलियर रहते हैं तो वो एक अलग बेनिफिट हो जाता है हमारे लिए। स्टाइल्स टाइटली कपल्ड विथ कंपोनेंट, क्योंकि सेम कंपोनेंट है उसी के लिए हमने एक वेरिएबल बना रखा है, तो इसमें भी हमें जो CSS मॉड्यूल के लिए अलग फाइल बना रही होती थी तो इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सेम काम कर सकते हैं, इसमें भी नेमिंग कॉन्फ़िग नहीं होगी। अब आती है UI लाइब्रेरीज़ की, कि UI लाइब्रेरीज़ कब यूज़ करनी चाहिए। क्विक बिल्ड्स एंड कंसिस्टेंट प्रोफेशनल डिज़ाइन। UI लाइब्रेरीज़ हम कब यूज़ में लेते हैं कि जब हमें क्विक प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या फिर कोई प्रोफेशनल डिज़ाइन हो, कि मतलब कंसिस्टेंट रहे कि जो बटन वहाँ यूज़ करा है वही सेम यहाँ होना चाहिए, सेम टाइप्स के इनपुट होने चाहिए। हाँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग यही फ्लो लेके चलते हैं, लेकिन हमें जब जल्दी देने की बात आ जाती है और तो हर चीज़ हम स्क्रैच से नहीं बना सकते, हमें बने बनाए कंपोनेंट्स का यूज़ लेना पड़ता है। स्पीड, कंसिस्टेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो हम UI लाइब्रेरीज़ को UI लाइब्रेरीज जब यूज़ करते हैं तो हमें ये एक बेनिफिट होता है कि हम कंसिस्टेंट रहते हैं हमारी UI के अकॉर्डिंग, और जो हमारी स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है डेवलपमेंट की। तो हम रिकमेंड यही करते हैं कि जो लर्नर्स हैं वो CSS मॉड्यूल्स के थ्रू जाएं, क्योंकि हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, जो CSS है वो कैसे यूज़ में ले रहे हैं हम। देन फिर वो UI लाइब्रेरीज़ की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो एक बने बनाए कंपोनेंट है, उनको मैनेज करने के लिए भी उनके बिहाइंड द सीन का पता होना चाहिए कि वो करते कैसे हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सी स्टाइल किस लिए काम आती है तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी जो स्टाइलिंग है, उसके अंदर हम CSS स्टाइलिंग है, उसके अंदर हम AI मॉडल्स को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। अभी जो मॉडर्न AI टूल्स हैं, वह जैसे गिटहब कोपायलट है, ChatGPT है, इनको हम CSS स्टाइलिंग करते टाइम किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। अब अगर हम जैसे बात करें कि स्क्रैच से बनाने की, तो अगर हमारे पास थोड़ी कॉम्प्लेक्स UI है तो वो हमें खुद बनानी होगी, लेकिन अगर आप थोड़े भी नॉलेजेबल हैं तो अपन उस चीज़ को भी AI से हेल्प से बनवा सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल डिज़ाइन है कि मेरे को कार्ड ही बनवाना है कि, तो हम डायरेक्टली जनरेट करा सकते हैं AI के अंदर कि उसको अगर हम प्रॉम्प्ट दे देंगे कि मुझे एक रिएक्ट के अंदर रिएक्ट का कार्ड कंपोनेंट चाहिए विद द CSS मॉड्यूल फाइल, तो वो एक module.css की फाइल बना देगा, जिसके अंदर हमारे जो कार्ड की जो CSS है उसको इंपोर्ट करा देगा, एक कार्ड कंपोनेंट बना देगा जिसको हम हमारी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक थोड़ा फास्ट मेथड हो जाता है स्क्रैच से बनाने का भी। फिर उसके अंदर जो भी हमें चेंजेस चाहिए तो वो हम खुद भी मैन्युअली भी कर सकते हैं। फर्दर कोई चेंजेस चाहिए तो उस टाइम पे वही प्रॉम्प्ट डालना है, उसी तरीके से प्रॉम्प्ट डालना है कि हमें जो कार्ड के जो UI है वो हमें प्रॉपर मिले। अगर हम सिंपली लिख देंगे कि रिएक्ट कार्ड, तो वो अपने अकॉर्डिंग बना के देगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर उसे कलर कोड देंगे, बॉर्डर रेडियस वगैरह जो मतलब फिग्मा में हमें प्रोवाइड कर रखा है, या फिर जो हमें पर्टिकुलर डिज़ाइन चाहिए उसको जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ये उतना बेटर रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। फिर आते हैं कि डिबगिंग इशूज, स्टाइलिंग इशूज़। अब CSS फाइल है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कई बार तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हमें एरर फाइंड करने के लिए। तो ये क्या करता है कि हम इसे कोड दे देंगे और इसको कह देंगे कि इसके अंदर अगर कोई इश्यूज़ है तो उसे स्पॉट करे और उसे रिजॉल्व करे। तो पहले स्पॉट करने का मतलब ये क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इश्यूज़ इसने रिजॉल्व करें हैं। हमारे कोई मेन कोड के अंदर तो इसने कुछ चेंज नहीं किया ना, तो इसलिए हम पहले उसे स्पॉट करेंगे, देन उसको फर्दर रिजॉल्व करवाएंगे। रीफैक्टर्स कैसे करते हैं कि हमारे जो ट्रांजिशंस होती हैं, स्टाइलिंग मेथड्स, और जो हमारे कोड के क्लीनअप को लेके कि कई बार बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है कोड्स को लेके, तो ये उन चीज़ों को रिफैक्टर कर देता है। हमारा जो CSS मॉड्यूल है उसके अंदर बहुत क्लीनर कोड हमें प्रोवाइड कर देगा। अब हमें एक जो AI है उसे हमें एक पर्सनल ट्यूटर की तरह में यूज़ लेना चाहिए कि जो भी हमें इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, जो भी हमें डिबगिंग से रिलेटेड कोई काम है, हमें कोई कार्ड कंपोनेंट जैसे बटन कंपोनेंट वगैरह बनाने, पहले हमें स्क्रैच से बना के चेक करना है कि बिहाइंड द सीन वो काम कैसे करता है। देन हमें AI की हेल्प लेनी है ताकि हम बार बार किसी भी चीज़ को रिपीटेडली काम जो भी हमारा काम है उसको बार बार रिपीट ना कर सके। जो हमारी AI मॉडल्स हैं उनको फर्दर हम और भी चीज़ों के लिए यूज़ में ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के चीज़ों को लेके भी, फंक्शंस लिखवाने से लेके हमारे जो भी लॉजिक्स रहते हैं, लूप्स रहते हैं, UI चेंज करवानी होती है, तो उन चीज़ों के लिए भी हम AI मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टाइलिंग से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या है, एक छोटा प्रोसेस है। इसके अंदर हम जितना इजीली हम समझ सकते हैं कि AI मॉडल्स किस तरीके से काम करवा सकते हैं हम AI मॉडल से, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो हम लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या पढ़े हैं, हमने पहले पढ़ा है कि जो रिएक्ट की जो स्टाइलिंग है वो कैसे डिफरेंट रहती है हमारी नॉर्मल स्टाइलिंग से रिलेटेड। जैसे जो हमारा मेन जो प्रिंसिपल रहता है रिएक्ट के अंदर वो रहता है कंपोनेंट बेस्ड का, लॉजिक बेस्ड का, तो वो हमने समझा कि उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। वर्सेटाइल टूल्स समझे हैं हम लोगों ने कि UI लाइब्रेरीज, CSS के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS कैसे लिख सकते हैं, वो हमने समझा। AI से इंटीग्रेटेड टूल्स हमने पढ़ा है कि जो हमारी AI है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारी स्टाइलिंग के अंदर, स्टाइलिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब मिलते हैं हम सेशन 8 के अंदर, वो रहेगा हमारा टॉपिक क्लाइंट साइड राउटिंग कैसे करते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।